हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ द प्रोसीजर टू फाइल कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, ताकि ये वाला वीडियो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उस वीडियो को मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार ही देख लेना, फिर ये वाला वीडियो देखना, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो वी आर गोइंग टू स्टडी फाइलिंग कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अमेंडमेंट्स में 2019 में जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बेसिस पे कंप्लेंट कैसे फाइल करेंगे वो देखते हैं आज। कंप्लेंट फाइल करने से पहले एक बार कंप्लेंट का मतलब समझ लेते हैं। तो बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊँ तो बहुत सिंपल है। आपने किसी से जाके कुछ सामान खरीदा और आपको लगता है कि उसने आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करी है, ख़राब सामान दिया है या ज़्यादा पैसे चार्ज करे हैं, तो ऐसे केस में आप जा करके कंप्लेन कर सकते हो कोर्ट में। आप रिटन में दे सकते हो, रिटन में एक एलिगेशन लगा सकते हो कि इस बंदे ने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर मुझे जो भी रिलीफ मिल रहा है वो मुझे दिया जाए। इसी को कहते हैं कंप्लेंट करना। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं आप। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंप्लेंट इज डिफाइंड एज। तो सेक्शन 2 का क्लॉज 6 कहता है कंप्लेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय अ कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। तो रिटन में अगर आप कोई एलिगेशन लगा रहे हो कि मुझे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिलीफ मिलना चाहिए वो मुझे दिया जाए इन केस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्ट्स इन गुड्स, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, एग्जिस प्राइस ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ हिजार्डस गुड्स एंड प्रोडक्ट लायबिलिटी। कैसे केसेस में अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, अनफेयर ट्रेड हुआ है, आपको डिफेक्टिव सामान मिल गया, डिफेक्टिव गुड्स दे दिए हैं, यहाँ पे डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, आपको प्रॉपर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करी गई हैं, या एग्जिस प्राइस ऑफ गुड्स या फिर सेलर ने आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज कर लिया है, या फिर सेलिंग ऑफ हिजार्डस गुड्स एंड प्रोडक्ट लायबिलिटी, या फिर सेलर ने आपको ऐसा सामान दिया है जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसे केस में आप कंप्लेन कर सकते हो, रिटन में जाके एलिगेशन लगा सकते हो उसके ऊपर। यही डेफिनेशन है कंप्लेंट की अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये समझते हैं कि कंप्लेंट फाइल कौन कर सकता है, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। तो सबसे पहले ऑब्वियसली अ कंज्यूमर, कोई भी बंदा जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो जो भी लॉ अभी एक्चुअल में फोर्स में है उनके अंडर पे रजिस्टर्ड कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन होगी वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। देन थर्ड पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। देन फोर्थ है सेंट्रल अथॉरिटी, जो भी सेंट्रल अथॉरिटी होगी उस टाइम पे वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। फिफ्थ है वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। तो इकट्ठा एक या उससे ज़्यादा कंज्यूमर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोगों को एक ही सी दिक्कत है तो वो सब मिलकर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। देन सिक्स्थ है इन द इवेंट ऑफ अ कंज्यूमर्स डेथ हिज लीगल एयर और रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर कंज्यूमर जो है उसको कंप्लेंट फाइल करनी थी और ड्यू टू सम रीज़न उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी बंदा उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उसके बिहाफ पे फाइल कर सकता है कंप्लेंट। फिर सेवेंथ है इन केस ऑफ जुवेनाइल हिज पेरेंट और लीगल गार्डियन। तो जो बच्चा 18 से नीचे का है अगर उसको कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट्स या फिर जो भी बंदा लीगली उसका गार्डियन है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब मोड देख लेते हैं कंप्लेंट का। तो कंप्लेंट आप कैसे कैसे फाइल कर सकते हो। तो कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन फॉर्म ऑफ राइटिंग, आप रिटन कंप्लेंट फाइल कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो। गवर्नमेंट ने एक पोर्टल दिया है consumerhelpline.gov.in, इस पे जाकर के आप ऑनलाइन भी अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और थ्रू मोबाइल ऐप्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक NCH ऐप। तो अब तो मोबाइल ऐप्स भी लॉन्च हो गई हैं, NCH ऐप है या फिर उमंग ऐप है या कंज्यूमर ऐप है, ये सब ऐप्स आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल के थ्रू ही कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी हो गया है, रिटन में दे दो, ऑनलाइन कर दो या ऐप डाउनलोड करके उसके थ्रू कंप्लेंट फाइल कर दो। द स्टेटस ऑफ अ कंप्लेंट कैन बी चेक्ड ऑनलाइन एंड द फीस फॉर सबमिशन ऑफ द कंप्लेंट कैन ऑल्सो बी सबमिटेड थ्रू एन ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल। तो एकदम अमेजोन के शॉपिंग जैसे ये आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपकी कंप्लेंट का क्या स्टेटस चल रहा है अभी। और फीस भी आप ऑनलाइन ही किसी भी पेमेंट पोर्टल से, UPI से कर दो, बैंक से कर दो, कैसे भी आप किसी भी पेमेंट पोर्टल से उसकी फीस भी सबमिट कर सकते हो। तो ये तो आपका मोड ऑफ कंप्लेंट था। अब इशुएंस ऑफ नोटिस देख लेते हैं। तो देखिए आपको ना अपोजिंग पार्टी को एक बार एक नोटिफिकेशन देना होता है कंप्लेंट फाइल करने से पहले। मतलब आप अपोजिंग पार्टी को जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो एक बार उसको बता दो कि आपकी कंप्लेंट क्या है, प्रोडक्ट्स में क्या खराबी थी, क्या कमियां थी, या फिर सर्विस में आपको क्या सही नहीं लगा। ये सब चीज़ें उसको पहले से इन्फॉर्म कर दो।
उसके बाद इफ़ द पार्टीज़ आर अनेबल टू रीच एन अग्रीमेंट द कंप्लेनेंट में सबमिट अ कंप्लेंट विद द जुरिस्डिक्शन। तो अगर आपने अपनी कंप्लेन, अपनी दिक्कतें अपोजिंग पार्टी को बताई और उसने उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया या फिर वो आपके साथ अग्रीमेंट पे नहीं आ पाया, तब जा कर के आप जो भी रिस्पेक्टिव फोरम है उसके अंडर में जा कर के अपनी कंप्लेंट फ़ाइल करो। बट पहले आपको बताना होता है अपोजिंग पार्टी को कि आप क्या कंप्लेंट फ़ाइल कर रहे हो, आपको क्या दिक्कत थी, क्या आपको सही नहीं लगा। फिर भी वो कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई अग्रीमेंट पे आप दोनों नहीं आ पाओगे, तब जाकर आप कंप्लेंट फ़ाइल करो। अब पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन देखते हैं, मतलब कि पैसे से रिलेटेड आप, मतलब कितना अमाउंट पे आप कौन से फोरम के अंडर कंप्लेन कर सकते हो। द पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन लिमिट हैज़ बिन मॉडिफाइड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको दूसरी लिमिट बताई थी, तो कंफ्यूज मत होना, आपके कॉलेज में प्रोफेसर ने आपको 2019 वाली लिमिट बताई है या फिर पुरानी वाली लिमिट बताई है, आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना। पिछली वीडियो में मैंने आपको दूसरी लिमिट बताई है, बट इस वीडियो में मैंने अकॉर्डिंग टू 2019 में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बेसिस पे लिमिट बताई है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, आपके कॉलेज में प्रोफेसर जो बताए वो वाली लिमिट आप लिख देना एग्जाम में। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टैट्यूट द पेक्यूनियरी लिमिटेशन बार इज एज फॉलोज। तो पैसे के अकॉर्डिंग आप कौन से फोरम में जाओगे, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। तो 1 करोड़ से ऊपर वाली कंप्लेंट्स आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में नहीं ले जा सकते। 1 करोड़ से नीचे की सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगी। स्टेट कमीशन में आती हैं 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच वाली कंप्लेंट्स, और नेशनल कमीशन में आती हैं 10 करोड़ से ऊपर वाली कंप्लेंट्स। तो 1 करोड़ तक तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाना है, 1 से 10 के बीच में स्टेट कमीशन में जाना है, एंड अगर आपकी कंप्लेन 10 करोड़ से ऊपर की है देन यू हैव टू गो टू नेशनल कमीशन। तो ये है कि पैसे के अकॉर्डिंग, पैसे की लिमिट के अकॉर्डिंग आप कौन से फोरम में जाके कंप्लेन करोगे। अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। रिलेटेड टू टेरिटरी, मतलब कहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड वे द कंज्यूमर रिसाइड्स और पर्सनली वर्क्स फॉर गेंस। तो कंज्यूमर जहाँ खुद रहता है या फिर जहाँ पे वो जॉब वगैरह करता है वो वहाँ से कंप्लेन कर सकता है, एज वेल एज द प्लेस विद द अपोजिट पार्टी रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस। या फिर वो वहाँ से भी कंप्लेन कर सकता है जहाँ पे अपोजिट पार्टी रहती है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेन करना है वो जहाँ रहता है, आप उसके अगेंस्ट वहाँ पर भी कंप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हो तो आप दिल्ली में जाकर के कंप्लेन कर सकते हो, या फिर आप बैंगलोर में जॉब करते हो तो आप बैंगलोर से कंप्लेन कर सकते हो, या फिर अगर जिसके अगेंस्ट आपको कंप्लेन करनी है वो मुंबई में रहता है तो आप मुंबई में भी कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेंट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड वे द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेज। या कंप्लेन वहाँ पर भी हो सकती है जहाँ पे जो भी आपके साथ दिक्कत हुई है वो हुई है। मतलब जैसे आप दिल्ली में रहते हो बट आपके साथ जो भी इशू हुआ है वो बैंगलोर में हुआ है तो आप वहाँ से भी कंप्लेन कर सकते हो। तो ये भी बहुत ईजी है, जहाँ पे कंज्यूमर रह रहा है वहाँ से कर दो, या जहाँ कंज्यूमर जॉब कर रहा है वो वहाँ से कंप्लेन कर दे, या फिर जहाँ पे ऑपोजिट पार्टी अपना बिजनेस कर रही है या जहाँ पे रह रही है वहाँ से कंप्लेन कर दे, या फिर जहाँ पर भी जो इशू या दिक्कत अराइज हुई है वो वहाँ से कंप्लेन कर दे। तो ये आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब कहाँ कहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। अब सबमिशन देख लेते हैं कंप्लेन का, तो डिस्कस कर ही लिया है। कंप्लेन कैन बी सबमिटेड आइदर ऑनलाइन और इन पर्सन। ऑनलाइन सबमिट कर दो या खुद जा कर के कर दो। इट माइट बी सबमिटेड इन पर्सन बाय द कंप्लेनेंट और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव। अगर खुद जाके कर रहे हो तो कंज्यूमर को खुद करना चाहिए, जिसको दिक्कत है वो बंदा खुद जाके करे या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव करे। इट कैन ऑल्सो बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद द कोर्ट फी। रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आप इसको भेज सकते हो कोर्ट फी प्रॉपर सबमिट करके। जब कंप्लेंट सबमिट होती है तो 3 कॉपीज ऑफ द कंप्लेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, आउट ऑफ विच 1 इज रिटेन्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस। तो 3 कॉपीज चाहिए होती हैं, एक ऑफिशियल पर्पस के लिए रोक लेते हैं, 1 इज़ फॉरवर्डेड टू द ऑपोजिट पार्टी, एक जो है कॉपी वो ऑपोजिट पार्टी को जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है उसको भेजी जाती है, एंड 1 इज़ फॉर द कंप्लेनेंट, और एक कॉपी कंप्लेनेंट के लिए जिसने कंप्लेन करी है आपके कंज्यूमर ने उसके लिए रखी जाती है। तो 3 कॉपीज़ होती हैं, एक ऑफिशियल पर्पस के लिए, एक जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है उसके लिए, और एक जिसने कंप्लेंट करी है उसके लिए। अब कंप्लेंट का कंटेंट भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट। जिस बंदे ने कंप्लेन करी है उसका नाम होना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए। फिर नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द ऑपोजिंग पार्टी और पार्टीज़। तो जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट करी है उसका भी नाम, डिस्क्रिप्शन और एड्रेस मैंशनड होना चाहिए। फिर फैक्ट्स अबाउट द कंप्लेंट सच एज व्हेन एंड वेयर इट अकर्ड। तो कंप्लेन जो भी है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए कि क्या हुआ था,
कब हुआ था और कहाँ हुआ था, डॉक्यूमेंट्स टू बैक अप एलिगेशंस इफ़ एनी, अगर आप कोई सीरियस इल्ज़ाम लगा रहे हो या कुछ भी इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आपको उसको वैलिडेट करने के लिए एक एविडेंस भी देना चाहिए, आपको अपने एलिगेशंस को बैकअप करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने चाहिए अगर आपके पास हों। स्पेसिफिक्स ऑफ द डिस्प्यूट, जो भी दिक्कत हुई है उसकी एक स्पेसिफिक डिटेल मेंशन्ड होनी चाहिए। अब कि मतलब सामान में दिक्कत थी, सर्विस प्रॉपर नहीं दी, डिफेक्टिव सामान दिया, हिजार्डस सामान दिया, मतलब आपको पूरी डिटेलिंग देनी है कि जो भी मसला है वो क्या है और क्यों है। द रिलीफ बीइंग सॉट, और फाइनली ये भी बताना होता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कि ऑपोजिंग पार्टी आपको कैसा रिलीफ दे, आपको पैसा चाहिए, आपको दूसरा प्रोडक्ट चाहिए, जो भी आप रिलीफ सीख कर रहे हो, जो भी आप इन रिटर्न चाह रहे हो, वो भी आपको मेंशन करना चाहिए। अब लिमिटेशंस भी देख लेते हैं कंप्लेंट फाइल करने की क्या है। तो कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 2 years ऑफ द डेट द कॉज ऑफ एक्शन अरोज, तो जो भी आपके साथ दिक्कत हुई, जो भी प्रॉब्लम हुई, उस डेट से 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। तो अगर आपके साथ दिक्कत आज हुई है तो आपको आज की डेट से अगले 2 साल के बीच में कंप्लेंट फाइल कर देनी चाहिए। दिस वुड बी 2 years फ्रॉम द डे द डेफिसिट इन सर्विस और डिफेक्ट इन प्रोडक्ट्स वॉज डिस्कवर्ड, तो जिस दिन आपको पता चला कि प्रोडक्ट ख़राब है, सर्विस ख़राब है, जो भी आपको दिक्कत हुई जिस दिन हुई, उससे 2 साल के टाइम पीरियड के बीच में आपको कंप्लेंट फाइल कर देनी होती है। इसको हम लोग स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर कोड भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर कोड। तो बस यही लिमिटेशन है कि जिस दिन आपको दिक्कत पता लगी है उससे 2 साल के टाइम पीरियड में आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर दो। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे फाइनली, विच इज़ प्रोसीजर टू फाइल अ कंप्लेंट। तो सब कुछ समझ लिया है, कंप्लेंट क्या है, कैसे सबमिट होनी है, क्या लिमिटेशंस है, क्या कंटेंट्स हैं। अब प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मीडिएटर विल चूज़ द टाइम, डेट एंड लोकेशन वेयर ऑल पार्टीज़ मस्ट बी प्रेजेंट। तो एक मीडिएटर होगा, मतलब वो बंदा होगा जो आपकी प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो दैट पर्सन विल चूज़ द टाइम, डेट एंड लोकेशन वेयर ऑल पार्टीज़ मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये बंदा समय डिसाइड करेगा, डेट डिसाइड करेगा और जगह डिसाइड करेगा जहाँ पे सारी पार्टीज़ जो कंप्लेन कर रही हैं और जिसके अगेंस्ट कंप्लेन हो रही है उनको प्रेजेंट होना होता है। मीडिएशन प्रोसीडिंग्स में बी हेल्ड इन द मीडिएशन सेल कनेक्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन। तो एक मीडिएशन सेल होता है, उसी में ये मीडिएशन सेल जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन से कनेक्टेड होता है और सारी प्रोसीडिंग्स, जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, जितनी भी हेयरिंग होंगी, वो सब वहीं होती हैं। एंड जॉइंट सेपरेट सेशंस ऑफ द पार्टीज़ में बी हेल्ड। तो इन सेल्स में आप जॉइंट सेशन भी ले सकते हो, दोनों पार्टीज़ एक साथ प्रेजेंट हो, या सेपरेट सेशंस भी हो सकते हैं, मतलब दोनों पार्टीज़ अलग अलग समय पे बुलाई जा रही हैं। अब देखिए, मीडिएटर की मीटिंग के 10 दिन बाद, विद इन 10 days फॉलोइंग द सेशन, बोथ द पार्टीज मस्ट सबमिट अ मेमोरेंडम ऑफ कंसर्न्स टू द मीडिएटर एंड अदर पार्टीज इन्वॉल्व। तो 10 दिन के अंदर अंदर जो भी आपकी एक मीटिंग हुई है, उस सेशन के 10 दिन के अंदर अंदर दोनों ही पार्टीज़ को एक मेमोरेंडम ऑफ कंसर्न्स देना होता है मीडिएटर को, और दूसरी पार्टीज़ को भी भेजना होता है। मतलब एक पूरा आपने कच्चा चिट्टा बना लिया कि आपको ये दिक्कत है, दोनों पार्टीज़ वो पूरा सब कुछ लिस्ट बना करके मीडिएटर को भेजती हैं और एक दूसरे को भी भेजती हैं, आउटलाइनिंग द इश्यूज़ दैट मस्ट बी रिजॉल्व्ड, प्रॉपर से बता करके कि क्या दिक्कत है और क्या हमको सोल्यूशन चाहिए। मीडिएटर शैल एनकरेज अ कॉन्सेंशुअल रेजोल्यूशन बिटवीन द पार्टीज़। अब मीडिएटर जो है वो कोशिश करेगा कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक अच्छे सोल्यूशन पे आ जाएं, दोनों एक अग्रीमेंट पे आ जाएं। Convey the parties' point of view and aid the parties in resolving the issue using necessary information supplied to the mediator by both parties। तो मीडिएटर कोशिश करेगा कि वो दोनों पार्टीज़ को, उन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझाए, उन दोनों को समझाए कि दूसरी पार्टी क्या चाह रही है, आप क्या चाह रहे हो, प्रॉपर एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझाए, और कोशिश करे कि जो भी पार्टीज़ ने उनको इन्फॉर्मेशन दी है मीडिएटर को, वो दोनों पार्टीज़ को अच्छे से कन्वे करे और कोशिश करे कि दोनों एक अग्रीमेंट पे आ जाए, एक आपसी सहमति पर आ जाए। द पार्टी शुड अचीव एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन विद इन 30 days। तो पार्टीज़ को जो है एक अग्रीमेंट पे आना होता है 30 दिन के अंदर, एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन पे आना होता है विद इन 30 days।
अब अगर दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अग्रीमेंट पे आ जाती हैं तो प्रॉपर एक रिटन अग्रीमेंट बनवाया जाएगा और दोनों पार्टीज़ और मीडिएटर उस पर सिग्नेचर करेंगे. इफ़ द पार्टीज रीच एन अग्रीमेंट इट मस्ट बी रिड्यूस इन राइटिंग एंड साइंड बाय बोथ द पार्टीज एंड द मीडिएटर. पार्टीज़ भी साइन करेंगे और मीडिएटर भी साइन करेगा. फिर मीडिएटर क्या करेगा, एक प्रॉपर थॉरो अच्छी रिपोर्ट बना करके देगा उस रेलेवेंट कमीशन को जिसने भी सेटलमेंट कराया है. तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन जिसका भी इशू था उसको फिर मीडिएटर एक प्रॉपर रिपोर्ट बना करके देगा कि ये दिक्कत थी, ऐसे सेटल हुई, दोनों पार्टीज अग्रीमेंट पे आ गए हैं. तो द मीडिएटर मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ थॉरो रिपोर्ट ऑन द सेटलमेंट टू द रेलेवेंट कमीशन. प्रॉपर एक रिपोर्ट बना करके देगा मीडिएटर. इफ़ द पार्टीज आर अनएबल टू अचीव एन अग्रीमेंट, अब अगर पार्टीज जो हैं इस सब के बाद भी अग्रीमेंट पे नहीं आ पाती हैं तो मीडिएटर मस्ट सबमिट अ रिपोर्ट टू द कमीशन आउटलाइनिंग द रीजंस फॉर द फेलियर टू रीच एन अग्रीमेंट. तो मीडिएटर जो है वो कमीशन को एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर देगा और उसमें अच्छे से हाईलाइट करके देगा कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से दोनों पार्टीज़ अग्रीमेंट पे नहीं आ पाई हैं. तो अगर पार्टीज़ अग्रीमेंट में आ रही हैं तो रिटन होगा अग्रीमेंट, साइन किया जाएगा, पार्टीज़ और मीडिएटर साइन करेंगे और मीडिएटर रिपोर्ट बना करके भेजेगा कमीशन को. अगर अग्रीमेंट पे नहीं आ पा रही हैं तो मीडिएटर फिर भी रिपोर्ट बना करके भेजेगा और अच्छे से हाईलाइट करेगा कि ये रीजंस की वजह से पार्टीज़ जो हैं वो अग्रीमेंट पे नहीं आ पाई हैं. तो ये हम लोग का कंप्लीट प्रोसीजर था फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, इट हेल्प्स अ लॉट विद द यूट्यूब एल्गोरिथम. एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दिया करो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है, या किसी दूसरे टॉपिक पे बनवाना हो तो वो भी बता दिया करो. एंड please make sure you hit the subscribe button. And thank you so much everyone for watching, and thank you so much for all the love and support you people have been giving me. It means a lot to me. So thank you so much everyone once again. Bye bye.